हेलो फ्रेंड्स, और जैसा कि एक सीक्वेंस एक सीरियल हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया है जीके एरा चैनल पे। तो जीके एरा चैनल पे आप सबों का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे इस मुहिम को बढ़ाने में आपका साथ होना बहुत आवश्यक है, और आपका साथ आवश्यक है कि आप भी समझ रहे हैं। और मैं इसी के साथ आज का सेशन शुरू कर रहा हूं, और आज के सेशन में हम जो बात करने वाले हैं वो आपका दो संस्कृति है ना, दो संस्कृतियों के बारे में आज बात करेंगे। पहला जो है आपका जो बात करेंगे हम लोग ताम्र पाषाण काल। ठीक है, ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल पहला टॉपिक होगा, ताम्र पाषाण काल। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे ताम्र पाषाण काल के बारे में। जैसा कि नाम से ही पता है कि पहला धातु तांबा मानवों ने यूज किया, और तांबा जिस समय तांबा का यूज शुरू किया उसी समय पत्थर के भी औजार इस्तेमाल करते थे, इसलिए दोनों को मिला के ताम्र पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, जैसा कि लुसेंट को मैं फॉलो कर रहा हूं, लुसेंट के अकॉर्डिंग चैप्टर को बदल रहा हूं, तो लेकिन आप ये जानिए कि ये थोड़ा मिसिंग है लुसेंट में। क्या मिसिंग है कि जो नवपाषाण काल के बाद ना, नवपाषाण के काल के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद आपका ताम्र पाषाण काल एक ग्रामीण संस्कृति डेवलप की। ठीक है, उसको वहां पढ़ना है। लेकिन चूंकि प्रागैतिहासिक काल में यहाँ पे वर्णित है लुसेंट में, लुसेंट जीके में पहला चैप्टर में, तो यहीं पे पढ़ लेते हैं, इसलिए मैंने उसको अलग कर दिया कि ताम्र पाषाण काल को अलग करके हम लोग पढ़ेंगे, मृद भांड संस्कृति को अलग करके पढ़ेंगे। लेकिन यदि आप सीक्वेंस जानना चाहते हैं तो आप ये जानिए कि नवपाषाण काल, जो मैं लास्ट लेक्चर में बताया था, नवपाषाण काल के बाद आपका सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में आया। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद आपका एक ग्रामीण संस्कृति डेवलप किया, जिसको हम लोग ताम्र पाषाण काल के तहत पढ़ते हैं, ताम्र पाषाण काल। ठीक है, ताम्र पाषाण काल का जो पीरियड है वो सामान्यतः 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक ताम्र पाषाण है ना। यहां ताम्र पाषाण काल पढ़ने का अर्थ ये मत, या इतिहास पढ़ने का अर्थ ये मत समझिए कि एक खत्म हुआ तो दूसरा शुरू। कहने का मतलब एक ही साथ और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां मौजूद थी। जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुआ उस समय नवपाषाण कालीन स्थल भी थे, है ना, कुछ एक ताम्र पाषाण कालीन स्थल भी अस्तित्व में आ रहे थे। देन वैदिक काल शुरू हुआ तो उनमें भी कुछ क्षेत्रों में ताम्र पाषाण काल की विशेषताओं को देखने को मिला। तो एकदम अलग थलग नहीं है, इतिहास अलग थलग नहीं होता है, और ऐसा नहीं कि एक खत्म हुआ तब दूसरा शुरू हुआ। पूरे भारत से एक सभ्यता की विशेषता खत्म हो गई तब नए प्रकार का काल शुरू हुआ, ऐसा नहीं पढ़ते। अलग अलग क्षेत्रों में ये संस्कृतियां मौजूद थी। तो ताम्र पाषाण काल की ये आपको ध्यान रखना है, 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व है ताम्र पाषाण काल, है ना। और इसका इंग्लिश टर्म्स भी आता है ना, इसको कहते हैं हम लोग चैल्कोलिथिक। चैल्कोलिथिक एज कहते हैं इसको। ताम्र पाषाण काल को चैल्कोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहां पर अलग अलग संस्कृतियां, जो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां हैं अलग अलग क्षेत्रों की, वही जानिए, उतना ही से आपका सामान्य जीके कवर होगा। उस संस्कृति में जाके बहुत कुछ अध्ययन करने की आवश्यकता आपको नहीं है। और यहां पर आप देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे या क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, आप इसको समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस को। और यहां पर आप देखिए ताम्र पाषाण काल में जो पहली संस्कृति है, ताम्र पाषाण कालीन जो पहली संस्कृति, सबसे प्राचीन संस्कृति, या सभी संस्कृतियों का एक क्रम मैं दे रहा हूं। कभी जब भी पूछ सकता है
कि निम्न ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों का क्रम कौन सा है, या 4 संस्कृति दे दिया तो उसमें आपको पूछेगा कि प्राचीनतम संस्कृति कौन सा है ताम्रपाषाण काल का। तो ताम्रपाषाण संस्कृतियों की एक मैं सीक्वेंस आपको पहले दे रहा हूं कि इसके बाद इसके बाद इसके बाद सबसे बाद का कौन है, ऐसा। तो सबसे पहला जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है वो है कायथा। कायथा, कायथा ताम्रपाषाण संस्कृति, ये कायथा। फिर मैं एक एक की मैं बात करूंगा, एक एक संस्कृति का थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा डिटेल करेंगे, बहुत ज्यादा उसको बढ़ाएंगे नहीं, लेकिन थोड़ा सा कम से कम एरिया वगैरह जानेंगे हम लोग। ये मैं आपको बता दूं कि जितना भी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है वो सब के सब ग्रामीण संस्कृति है ना, ग्रामीण संस्कृति है जो तांबा के साथ साथ पत्थर के उपकरणों का भी उपयोग कर रहे हैं, है ना। जितनी भी संस्कृतियां हैं वो अलग अलग प्रकार के मिट्टी के बर्तनों से भी जुड़े हुए हैं, रिद्ध भांड से जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये पहला कायथा है। दूसरा एक क्रम है ना, इस तरह से ये बढ़ रहा है। पहला है आपका कायथा ताम्रपाषाण काल संस्कृति, दूसरा है आपका अहाड़ ताम्रपाषाण संस्कृति, अहाड़, है ना। और फिर तीसरा है आपका नवदा टोली, तीसरा है नवदा टोली ताम्रपाषाण संस्कृति, नवदा टोली ताम्रपाषाण संस्कृति है नेक्स्ट जो है ना। और उसके बाद जो सबसे बाद है जोरवे संस्कृति, जोरवे ताम्रपाषाण संस्कृति, जोरवे ताम्रपाषाण संस्कृति, ठीक है। जोरवे तो 4 भारत में 4 ताम्रपाषाण संस्कृतियां, 4 अलग अलग ग्रामीण संस्कृतियां का विकास हुआ था। जो ये क्रम है आपका, सबसे पहला ये है, उसके बाद ये, उसके प्राचीनता के अनुसार से ये क्रम मैंने सजाया है आपको, ओके। अब एक एक करके ना थोड़ी सी जानकारी, कायथा किसको कहते हैं, अहाड़ क्या है, नवदा टोली कहाँ है, जोरवे कहाँ है, इससे रिलेटेड। जैसे आपका जो लुसेंट जीके है ना, लुसेंट जीके के लास्ट में, है ना, लुसेंट जीके के लास्ट में देखो मैं आपको बता रहा हूं, है ना, कि जोरवे को लिखा है इन्होंने, जोरवे संस्कृति जो सबसे लास्ट में, देखो लास्ट में यहां पे, ठीक है, जोरवे संस्कृति यहां पे दिया हुआ है। तो एकमात्र जोरवे संस्कृति यहां देखो, इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है, ठीक है। तो विद्यार्थी अब एक जोरवे संस्कृति, पहला तो ये थोड़ा सा मैं कोशिश ये करूंगा आप सबको पढ़ाने में कि लुसेंट में यदि कोई गलत भी चीजें हैं तो उसको सुधारे, पहला चीज। और दूसरा है एक क्रम भी आपको समझ में आए, ये मेरा प्रयास रहेगा, है ना। जैसे मैं आपको बता दूं कि लुसेंट का ये फैक्ट्स ना गलत है, लुसेंट का ये फैक्ट्स गलत है, चूंकि जोरवे संस्कृति का जो बड़ा ताम्रपाषाण स्थल है वो है दैमाबाद है, इनाम गांव नहीं है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, उसको आप सुधार के पढ़ेंगे। और वो एक लाइन को क्लियर करने के लिए आपको ये सीक्वेंस जानना है कि भारत में कुल कितने ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां हैं, तो 4 हैं, ठीक है, 4 हैं जो बड़ी ब्रॉड डिवीजन है। उनमें कायथा ताम्रपाषाण, ओके। तो कायथा ताम्रपाषाण एक एक करके मैं बात कर रहा हूं आपसे, ओके स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले कायथा, सबसे पहला हमारा अध्ययन है कायथा संस्कृति का, है ना, कायथा संस्कृति। इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इससे क्या, पहला तो ये प्राचीनतम ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है कायथा संस्कृति, ठीक है। और ये पूरा का पूरा मध्य भारत, कायथा संस्कृति कहां, मेनली मध्य प्रदेश, मारो मध्य प्रदेश इलाका, कायथा मध्य प्रदेश, मालवा पठार में ये संस्कृति डेवलप हुआ। क्या
क्षेत्र लोकेशन यदि पूछता है तो कायथा संस्कृति का संबंध मध्य प्रदेश या मालवा पठार आप मार सकते हैं, है ना। और इसके प्रमुख जो स्थल हैं, कायथा संस्कृति के जो प्रमुख स्थल हैं वो है त्रिपुरी, ठीक है, मध्य प्रदेश में पड़ेगा। त्रिपुरी हो गया, त्रिपुरी हो गया, एरन हो गया, एरन हो गया, ठीक है, ये फेमस जगह है। फिर कायथा एक जगह, कायथा है तो कायथा है ही, कायथा हो गया, कायथा भी एक जगह है ना। तो त्रिपुरी, कायथा, एरन, उज्जैन, है ना, उज्जैन, उज्जैन, ये आपका इस संस्कृति का स्थल है। कायथा संस्कृति का ये साइड से ये प्रमुख स्थल है। ओके, कायथा संस्कृति आपको ध्यान रखना है ना, बस एरिया केवल ध्यान रखना है। और कायथा संस्कृति के जहां तक कालक्रम का सवाल है तो ये आपको कालक्रम 1700 से 1500 ईस्वी पूर्व के बीच इसको रखा गया है। 1700 से ईस्वी पूर्व से 1500, है ना, 1500 ईस्वी पूर्व, लास्ट वाला के अनुसार से क्रम यहां संस्कृतियों में किया गया है, 1500 ईस्वी पूर्व, ठीक है। और इसी का कायथा संस्कृति का ही थर्ड फेज, मतलब लास्ट फेज ना, मालवा संस्कृति कहलाती है। ये मालवा के नाम पर मालवा संस्कृति कहलाती है। तीसरा फेज इसका मालवा संस्कृति कहलाता है। तो आप ध्यान क्या रखेंगे, ठीक है, ध्यान क्या रखेंगे, तो दो बातें। पहला है कि हमारा ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में सबसे प्राचीन कौन है, तो कायथा संस्कृति है, कायथा ताम्र। दूसरी बात, कायथा संस्कृति का जो साइट्स हैं, जो साइट्स मैंने आपको लिखा है वो ध्यान रखना है। कायथा संस्कृति का जो आखिरी चरण था वही मालवा संस्कृति, है ना, ये एमपी से जुड़ा हुआ है। ओके, दूसरा संस्कृति पर मैं बात करूं, दूसरी संस्कृति क्या है, दूसरी संस्कृति है आपका आहाड़, है ना, दूसरी संस्कृति आहाड़। आहाड़ या बनास भी बीच में कर सकते हैं हम लोग, बनास ताम्रपाषाण संस्कृति, ताम्रपाषाण संस्कृति, ताम्रपाषाण संस्कृति, आहाड़ या बनास ताम्र संस्कृति, है ना। अब ये क्या है, गुजरात और राजस्थान, इस संबंध कहां है, गुजरात, बस इतना ही याद रखिए आप सब, गुजरात और राजस्थान, है ना, इन क्षेत्रों से, गुजरात और राजस्थान क्षेत्रों से ये संस्कृति का संबंध है। आहाड़ या बनास संस्कृति का संबंध है ना, इस संस्कृति का। इसमें और विशेष बातें मत जानिए, लेकिन हाँ इतना जानिए कि ये संस्कृति का संबंध किस क्षेत्र से है, ठीक है। और इसका जो काल है, आहाड़ संस्कृति का जीवन काल रेडियो कार्बन तिथि के अनुसार से 2000 से 1300 ईस्वी पूर्व, है ना। लास्ट वाले के अनुसार मैं बताया कि क्रम इनका दिया गया है, ठीक है। तो इसका 2000 से 1300 ईस्वी पूर्व है इनका आहाड़ का, है ना। इसका जो 2000 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व, उसका 1500 ईस्वी पूर्व था, इसका 1300 ईस्वी पूर्व तक ये आहाड़ या बनास संस्कृति का तिथि है, कालक्रम है, वो भी रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार से, ठीक है, रेडियो कार्बन विधि के अनुसार से। उसके बाद है तीसरा है आपका नौदा टोली, है ना। तीसरी संस्कृति मैं बताया था आपको नौदा टोली संस्कृति, नौदा टोली संस्कृति। इसका संबंध कि भारत के किस क्षेत्र से है वो ध्यान में रखना है। नौदा टोली संस्कृति का संबंध किससे है ना। तो ये भी मध्य प्रदेश के खरगोन जिला में, नौदा टोली है कहां, ये खरगोन जिला एमपी में है, ये एमपी में है, और खरगोन डिस्ट्रिक्ट, खरगोन जिला में, है ना, खरगोन जिला में तो ये जुड़ा हुआ है। ये नौदा टोली संस्कृति भी एमपी का ही है, खरगोन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। खरगोन डिस्ट्रिक्ट में आपको ध्यान रखना है नौदा टोली संस्कृति, ये मालवा संस्कृति जो हम लोग कहते हैं, नौदा टोली संस्कृति। ओके, उसके बाद इसका जो पीरियड है
नौदा टोली का ये 1700 ईस्वी पूर्व से 1200 है ना, 1700 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व के बीच, 1200 ईस्वी पूर्व के बीच। ये ईस्वी सन में विवाद होता है, लेकिन जो रिसर्च बुक है जिसमें रेडियो कार्बन तिथि दिया हुआ है वही तिथि मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इनका जो काल। लास्ट में है जोरवे, चौथा संस्कृति है आपका, चौथा संस्कृति है जोरवे, जोरवे, जोरवे संस्कृति, जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति का पीरियड जो है वो आप ध्यान रखो 1400 ईस्वी पूर्व से 1400 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी, ये जोरवे संस्कृति। 1400 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी पूर्व तक जोरवे संस्कृति है। और ये जो है आपका पश्चिमी महाराष्ट्र, ठीक है, इसका जो क्षेत्र है कहां है, ये पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी महाराष्ट्र और दूसरा उत्तरी कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में इस संस्कृति के प्रभाव देखे गए या पाए गए, जोरवे संस्कृति, है ना। अब जोरवे संस्कृति जब हम लोग कह रहे हैं तो जोरवे संस्कृति के जो साइट्स हैं, ठीक है, जोरवे संस्कृति के साइट्स कौन कौन है, तो जोरवे स्थल, प्रमुख स्थल इसका ध्यान में रखिएगा, बड़ा फेमस ये प्रश्न आता है जोरवे संस्कृति से। तो जोरवे संस्कृति दिया हुआ है, बाकी चीजों को मैंने क्रम एक सीक्वेंस दिया आप लोगों के लिए। ओके, तो इसका क्रम है प्रकाश, जगह का नाम है प्रकाश, प्रकाश हो गया, कैमाबाद हो गया, कैमाबाद, है ना, इनाम गांव हो गया, इनाम गांव, ये इसके प्रमुख स्थल हैं, है ना। नासिक और जोरवे, और क्या लिख लेंगे हम लोग, नासिक, नासिक और जोरवे, क्योंकि जगह के नाम पर ही जोरवे संस्कृति नाम दिया हुआ है। तो अब इनमें न सबसे पहला चीज है कि आपको प्रश्न जो है एकदम एग्जैक्ट, जैसे प्रकाश बोल रहे हैं, प्रकाश जो है धुले डिस्ट्रिक्ट में, इस कौन जिला में पड़ता, धुले, धुले डिस्ट्रिक्ट में प्रकाश पड़ेगा स्थल महाराष्ट्र का। ओके, उसके बाद दैमाबाद जो है, ये दैमाबाद किस में है, दैमाबाद जो है ये अहमदनगर जिला, अहमदनगर, अहमदनगर, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में दैमाबाद पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपका इनाम गांव, इनाम गांव कहां, इनाम गांव पुणे, इनाम गांव पुणे, पुणे में पड़ेगा इनाम गांव। ठीक है, उसके बाद हम लोग नासिक बोल रहे हैं, तो नासिक, नासिक जिला भी है ना, तो नासिक में ही पड़ेगा ये, नासिक। ओके, अब जो है जोरवे, जोरवे किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, तो जोरवे भी ना अहमदनगर में पड़ेगा, अहमदनगर। ओके, तो जोरवे, तो यहां पर बहुत सारे प्रश्न आपने देखा कि बहुत सारा सवाल आपका यहां से बनेगा। ठीक है, पहला बात है कि ताम्रपाषाण काल को की सच्चाई मैंने बताई कि भाई पहले नहीं, इंडस सिविलाइजेशन के बाद वाले चैप्टर में इसको फॉलो करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, लेकिन चूंकि आपके जो बुक्स हैं लूसेंट जीके में करा रहा हूं, तो उसके अकॉर्डिंग चैप्टर में इसको शामिल कर लिए हैं। ओके, तो सबसे बाद की संस्कृति है ताम्रपाषाण, जोरवे संस्कृति है ना, और जोरवे संस्कृति का काल मैंने आपको दिखाया, जोरवे संस्कृति का एरिया, जोरवे संस्कृति के साइट्स। ठीक है, जोरवे बेसिकली है कहां, तो अहमदनगर है। और इसमें जो है रिसेंटली जो सोर्स आ रहे हैं उसमें सबसे बड़ा स्थल इसको बताया जा रहा है, कैमाबाद, सबसे बड़ा, है ना, जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा साइट्स जो है वो है दैमाबाद है। ठीक है, दैमाबाद है, क्लियर। तो ये संस्कृति आपको ध्यान में रखना है ना, ताम्रपाषाणिक संस्कृति। उसके बाद इस चैप्टर में हम लोग मृदभांड संस्कृति को पढ़ेंगे। मृदभांड संस्कृति का भी एक क्रम मैं देना चाह रहा हूं, आप जानिए मृदभांड संस्कृति।
मृद भांड संस्कृति, है ना। ये सिर्फ हम लोग सुनते हैं, है ना, सुनते हैं मृद भांड संस्कृति, कोई एक लिखा मिला तो पढ़ लिए उसको। यहां इस चैनल में आपको कोई भी तथ्य का एक सीक्वेंस, है ना, मैं देने का प्रयास करूंगा आप सबों को कि भाई ये संस्कृति थी क्या और इसका क्रम क्या है ना, और इससे किस तरह के प्रश्न आपको आएंगे मृद भांड संस्कृतियों से। तो ये एक जानने का तरीका होगा हमारे साथ आपका। और मृद भांड संस्कृति में सबसे पहला जो संस्कृति है मृद भांड संस्कृति का, वो ये है गैरिक मृद भांड। गैरिक मृद भांड इसको कहते हैं। सबसे पहला संस्कृति यही है, गैरिक मृद भांड। इसका इंग्लिश एब्रिविएशन भी ध्यान में रखिएगा, इसका इंग्लिश एब्रिविएशन होता है ओसीपी। ओसीपी, ठीक है, ओरके कलर्ड पॉटरी इसको कहते हैं, ओरके कलर्ड पॉटरी इसको कहते हैं, है ना, गैरिक मृद भांड को, ठीक है। उसके बाद आपका जो दूसरा है मृद भांड संस्कृति में, दूसरा जो है आपका वो है चित्रित धूसर मृद भांड। चित्रित धूसर मृद भांड, चित्रित धूसर मृद भांड। देखो ये, अब ये क्या हुआ, पेंटेड ग्रे वेयर, है ना, पेंटेड ग्रे वेयर एब्रिविएशन पूछेगा PGW, है ना, PGW, पेंटेड ग्रे वेयर, PGW हुआ, एब्रिविएशन पूछेगा, ठीक है। तीसरा में है आपका, तीसरा में है काले एवं लाल मृद भांड। काले एवं लाल मृद भांड, काले एवं लाल मृद भांड, ओके। ये हो जाएगा आपको ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक है। और फिर चौथा जो मृद भांड संस्कृति है वो है आपको, है ना, उत्तरी काले पॉलिश्ड वेयर इसको कहते हैं, पॉलिश्ड मृद भांड। ये क्या हो जाएगा, NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, है ना। तो ये मृद भांड कल्चर है आपके प्राचीनता के अनुसार से। इतिहास में काल जब आएगा ना, तो देखो अब इससे प्रश्न कैसे, जैसे इंडस सिविलाइजेशन वाले, सिंधु घाटी सभ्यता वाले, या सिंधु घाटी सभ्यता के समय कौन सी मृद भांड संस्कृति प्रचलित थी, है ना, तो काले एवं लाल मृद भांड, ये इंडस सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। ये सिंधु सभ्यता, है ना, ये सिंधु सभ्यता। अब देखो सिंधु सभ्यता के बाद हम लोग कहते हैं कि वैदिक काल या महाजनपद काल में कौन सी मृद भांड संस्कृति प्रचलित थी, तो NBPW। सिंधु सभ्यता के बाद के काल में जो 6ठी सदी ईस्वी पूर्व है ना, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व वैदिक काल हम लोग देख रहे हैं, उसमें जो प्रचलित होगा वो NBPW होगा। उत्तर वैदिक काल से लेकर महाजनपद काल तक जो मृद भांड है वो उत्तरी काले पॉलिशदार मृद भांड है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है। इंडस सिविलाइजेशन में काले एवं लाल मृद भांड है। इंडस सिविलाइजेशन से पहले जो है वो आपको गैरिक मृद भांड है, ओसीपी है, और के कलर्ड पॉटरी, देन पेंटेड ग्रेवेयर, ये उसके पहले के हैं, है ना। तो ये मृद भांड संस्कृतियों का एक क्रम आपको ध्यान में रखना है। ऐसे जितने भी मृद भांड संस्कृति हैं सबका इतिहास है ना, सबका इतिहास है, और उनसे ढेर सारी डिटेल देखने को मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं ये चाहूंगा कि ऐसा नहीं कि आपको इतिहास के डेप्थ में ले जाए, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि सामान्य जीके में आपको कोई पीछा ना कर सके, हमारा ये उद्देश्य है। आपको मैं सामान्य जीके जीएस की पढ़ाई में इतना एक्सपर्ट बनाऊं
इतने अच्छे फैक्ट्स आप तक पहुंचाऊं, डिलीवर करूं कि आपका फिर और आपसे कोई समानता ना कर सके। ओके स्टूडेंट, तो इनके डेप्थ हम नहीं जाएंगे, बस इससे प्रश्न दो तरह से ध्यान रखना। पहला प्रश्न ध्यान रखना कि मृद भांड संस्कृति में सबसे प्राचीन कौन सा है, तो गैरिक मृद भांड। सबसे बाद का कौन है, तो एनबीपीडब्ल्यू है। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा मृद भांड, तो काले एवं लाल मृद भांड। महाजनपद काल में कौन, महात्मा बुद्ध के समय कौन, है ना, उत्तर वैदिक काल में कौन, तो एनबीपीडब्ल्यू। आप इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। बस इतना क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। अब लुसेंट के लास्ट में ना देखो नोट करके एक लाइन दिया हुआ है, मैं एक एक लाइन को, मैं जैसा प्रॉमिस किया हूं उस तरह से एक एक लाइन को डिटेल करूंगा, इसके बारे में, इससे जुड़ी हुई बातें। देखो नोट में दिया हुआ है, रिजले, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले ने भारत का प्रजातीय वर्गीकरण किया है, प्रजातीय विभाजन किया है ना। मैं उस पर आपको प्रकाश डालता हूं और उसके बारे में मैं बताता हूं आपको। रिजले ने, हर्बर्ट रिजले ने क्या बातें कही, है ना, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो मैं यहां पर बता दूं कि रिजले प्रजाति, सबसे पहले प्रजाति समझो, प्रजाति किसको कहते हैं। प्रजाति, यहां दो शब्द होता है, प्रजाति होता है, एक नृजाति, ये दो शब्द है ना। ये हो गए रेशियल ग्रुप, ये रेशियल ग्रुप हो गए, ये इथनिक ग्रुप हो गए, है ना। रेशियल ग्रुप किस, प्रजाति किसको कहते हैं, प्रजाति कहते हैं शारीरिक विशेषताओं के आधार पर, है ना। ये क्या है, शारीरिक विशेषता, शारीरिक विशेषता, है ना। शारीरिक विशेषता के आधार पर, शारीरिक विशेषता के आधार पर जो बांटा जाएगा, है ना, शारीरिक विशेषता के, शारीरिक विशेषता के आधार पर विभाजन, विभाजन कहने का मतलब कि आंख की बनावट, नाक की बनावट, बाल की बनावट, होठ की बनावट, ये शारीरिक विशेषता है। रंग हो गया, ये शारीरिक विशेषता है। इसके आधार पर जो विभिन्न प्रकार के मानव समूह पाए जाते हैं उसको हम लोग प्रजाति, रेशियल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, नृजाति, इथनिक ग्रुप। ये क्या हुआ, ये हुआ सांस्कृतिक विविधता, है ना, सांस्कृतिक पृथकता, संस्कृति, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक विभिन्नता के आधार पर, सांस्कृतिक विभिन्नता के आधार पर, आधार पर विभाजन, इसको हम लोग कहते हैं नृजाति समूह। मतलब रहन सहन, खान पान, पहनावा, वेशभूषा, ठीक है, उसके आधार पर जो मानव ग्रुप को अलग अलग विभाजित किया गया है उसको हम लोग इथनिक ग्रुप कहते हैं, निर्जाति समूह कहते हैं। ओके, तो अब जैसा कि लाइन मैंने आपको बताया उसके अनुसार से देखो, प्रजाति, प्रजाति के आधार पर भारतीयों की प्रजाति का पहला वर्गीकरण, पहला विभेदीकरण हर्बर्ट रिजले ने किया, है ना। तो मैं यहां पर बता रहा हूं प्रजाति रिजले के बारे में, रिजले, ठीक है। तो देखो रिजले, रिजले, रिजले ने एक पुस्तक लिखा था, है ना। रिजले की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, रिजले की एक प्रसिद्ध पुस्तक है द पीपुल्स ऑफ इंडिया। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, द पीपुल्स ऑफ इंडिया, द पीपुल्स ऑफ इंडिया। और इस पुस्तक में उन्होंने भारत में रहने वाले जो विभिन्न वर्ग हैं, जो मानव जनसंख्या है, उसको एक प्रजातीय वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ये पहला वर्गीकरण है। रिजले ने भारत के रहने वाली जनसंख्या को विभिन्न प्रजातीय समूह में बांटा है, प्रजातीय समूह की विशेषता बताई, ये रिजले का सबसे पहला प्रयास, ठीक है। और हर्बर्ट रिजले ने भारत में रहने वाली संपूर्ण जनसंख्या को 7 प्रजातियों में बांटा, है ना। इस पुस्तक में 7 प्रजाति की बात कही उन्होंने, 7 प्रजाति, 7 प्रजाति का जिक्र किया है। ये पहला विभाजन है, 7 प्रजाति,
है ना। 7 प्रजाति को मैं नाम लिख रहा हूं, ऐसे आपको ऐसा नहीं कि नाम पूछेगा बहुत, है ना, लेकिन नाम आप एक बार जानिए कि वो रेशियल ग्रुप कौन कौन है ना। तो देखो पहला रेशियल ग्रुप है तुर्की ईरानी टाइप, तुर्की ईरानी, ये आपका बंटवारा है रिजले का, रिजले ने ऐसा बांटा है, ठीक है। उसके बाद है दूसरा है भारतीय आर्यन, भारतीय आर्यन, भारतीय आर्यन, ठीक है, इंडियन आर्य, जो आर्य लोग आए वो प्रजाति बांटा। उसके बाद तीसरा है आर्य द्रविड़, तीसरा आर्य द्रविड़, है ना, आर्य द्रविड़, ओके। उसके बाद है आपका सीथो द्रविड़, सीथो द्रविड़, है ना, सीथो द्रविड़, ये सीथो द्रविड़ है। उसके बाद है आपका सीथो द्रविड़ के बाद, सीथो द्रविड़ के बाद मंगोल द्रविड़, पांचवा है मंगोल द्रविड़, मंगोल द्रविड़, है ना। छठा है आपका मंगोलाइड, छठा है मंगोलाइड, मंगोलाइड, है ना। और सातवां है द्रविड़। देखो ये रिजले का डिवीजन है। रिजले ने भारत को 7 प्रजातियों में, भारतीय जनसंख्या को 7 प्रजाति समूह में विभाजित किया है ना। ये आपका जो वो लाइन, एक लाइन नोट करके लिखा हुआ उसका एक्सप्लेनेशन है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत में वर्तमान में जो सबसे ज्यादा मान्य प्रजातीय विभाजन मान्य है वो है बीएस गुहा का, है ना। सर्वाधिक मान्य प्रजाति विभाजन यदि आपको परीक्षा में पूछे इसका है सर्वाधिक मान्य प्रजाति विभाजन, प्रजाति विभाजन, तो आपको मानना है बीएस गुहा का, बीएस गुहा इनका मान्य, बीएस गुहा का सबसे ज्यादा वैलिड है ना। बीएस गुहा का सबसे ज्यादा वैलिड है और इन्होंने पूरी भारतीय जनसंख्या को 6 प्रजातीय समूह में बांटा है, 6 प्रजाति समूह में बांटा है, 6 प्रजाति समूह में ये बांटा हुआ है आपका बीएस गुहा ने, है ना। तो बीएस गुहा ने जो 6 ये डिवीजन किया है वो रिजले से थोड़ा डिफरेंट है। रिजले ने जो विभाजन किया था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है बीएस गुहा का विभाजन, है ना। यही सबसे वैलिड है, जिनमें सबसे पहला जो है आपने नाम जरूर सुना होगा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, है ना, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। उसके बाद दूसरा निग्रिटो, 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 ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, निग्रिटो। उसके बाद तीसरा मंगोलाइड, मंगोलाइड, है ना। चौथा आपका जो है भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय, चौथा, ठीक है। और उसके बाद पांचवा है पश्चिमी चौड़े सिर वाले, पांचवा है पश्चिमी चौड़े सिर वाले, चौड़े सिर वाले, है ना। और छठा है आपका नॉर्डिक, नॉर्डिक, ठीक है। तो ये सामान्य जानकारी। अब सब का जब डिटेल पढ़ते हैं तो भाई सबकी शारीरिक विशेषता जाननी होती है। निग्रिटो कैसा दिखता है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड कैसा दिखता है ना। आपका मंगोलाइड की क्या विशेषताएं हैं, भारत की कौन सी जनजाति में कौन सी विशेषताएं, तो ढेर सारी बातें होती हैं यहाँ पे, है ना। लेकिन सामान्य जीके के लिए इतना काफी होता है जैसा मेरा मानना है। ओके, तो ये पहला टॉपिक प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड मैंने आप सबों से बातें किया और ये इसके तहत हम लोग पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, साथ ही ताम्र पाषाण काल,
मृदभांड संस्कृतियां और भारत के प्रजातीय समूहों का विभाजन। भारत में कौन सी प्रजाति पाई जाती है, ये आगे पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, है ना। जैसे हम लोग पढ़ेंगे अभी तुरंत में स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि भाई सिंधु सभ्यता वाले किस प्रजाति के थे, ऐसा प्रश्न रहता है, सिंधु सभ्यता वाले किस प्रजाति के थे। तो ये नेक्स्ट लेक्चर जो होगा आपका, उसमें इस पर हम बातें करेंगे आप सबों से। तो आज का सेशन आपके साथ यहीं तक है, और फिर आपसे हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता। ओके, तो आज यहीं तक, नेक्स्ट मिलेंगे आपसे। धन्यवाद आप सबों।